नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और अब रिजल्ट आने के बाद का जो समय है और बहुत ही कम समय है, इस समय को आप एक एक पल का सदुपयोग कर रहे होंगे। और इस कम समय में टेस्ट का भी बड़ा महत्व बढ़ जाता है। और आप सब जानते हैं, खास करके ट्रेड और बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग, इस दोनों का टेस्ट तो आप जरूर दीजिए। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर हमारी कोर्सेस अवेलेबल हैं, जिसमें हम फास्ट रिवीजन आपको करवा रहे हैं। ट्रेड और बेसिक साइंस का नाम है बूस्टर रिवीजन बैच, जो कि मात्र 199 में है। और हमारी टेस्ट ऑनलाइन में आपको प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट एप्लीकेशन पे मिल रही हैं, उसके माध्यम से आप जुड़ सकते हैं। ऑफलाइन में हम लोगों ने मात्र 10 रुपए में प्रतिदिन बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग के 50 प्रश्नों का टेस्ट आरंभ कर दिया है, जो कि सुबह 10 बजे से चलेगी बाजार समिति सेंटर पर और आपके किसान कोल्ड स्टोरेज सेंटर में। उसकी टाइमिंग अलग अलग है। साथ ही साथ ट्रेड का टेस्ट प्रतिदिन 11:45 से 12:45 के बीच हो रहा है। बाइलिंगुअल क्वेश्चन है और उसी की परिचर्चा के लिए हम आपके बीच सुबह में उपस्थित होते हैं। तो आप सब इन टेस्ट को मिस एकदम नहीं करिए। और मैं कोशिश करूंगा कि मैराथन क्लासेस वगैरह भी आपके बीच लूं, जिससे आपको बेनिफिट पहुंचे। तो आइए हम आज की परिचर्चा आरंभ करते हैं। आज का हमारा टेस्ट 7 के प्रश्नों को हम देख रहे हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न आपके बीच है साथियों, कह रहा है कि कठोर तार को काटने के लिए कौन सा प्लायर। तो हमारी जो ये सामने प्लायर है, ये क्या है, आपकी डायगोनल कटर प्लायर है, विकर्ण कटर प्लायर है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल कटर प्लायर के माध्यम से कठोर तार को काटने का काम करते हैं। क्या करते हैं, इसके माध्यम से कठोर तार को काटने का साहब काम करते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि सॉलिड स्ट्रक्चर्स जब मेरे कंडक्टर की होगी तो उसे काटने का काम आप किससे करेंगे, डायगोनल कटर प्लायर से करेंगे। हमारा कॉम्बिनेशन प्लायर होता है, उसके माध्यम से तो काटने का, मोड़ने का, मड़ोड़ने का, हर तरह का काम आप खींच सकते हैं, खींचने का, है ना। उसके बाद आपकी लॉन्ग नोज प्लायर है, इससे अगर कहीं हमारी apparatus अंदर में फंसी हुई है, वहां पर तार है, तो नीचे से हम लोग उसको खींचने का काम करते हैं। तो वो आपकी क्या है, लॉन्ग नोच प्लायर के माध्यम से होती है। वायर स्ट्रीपर के माध्यम से इंसुलेशन को क्या किया जाता है, वायर के इंसुलेशन को हटाया जाता है। तो आपको अलग अलग उपकरण का साथियों अलग अलग क्या है, हमारा काम होता है। चलिए यहां पर हम देखते हैं, सर्किट में इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाले दाब को क्या कहा जाएगा। यानी मेरे कंडक्टर्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन को धकेलने वाला बल है, जिस बल की वजह से, जिस ताकत की वजह से मेरी करंट क्या होती है, फ्लो करती है। तो आप सब जानते हैं डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। मेरे विद्युत धारा का जो प्रवाह है वह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के क्या होता है साथियों, विपरीत होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत होता है। तो ऐसी स्थिति में आप ध्यान रखिएगा कि हम उस अवयव को जिसके वजह से यह संभव हो रहा है, उसे वोल्टेज के नाम से जानते हैं, ईएमएफ के नाम से जानते हैं। इसका एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। प्रति नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीटेड इन ए सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हमारी फ्रीक्वेंसी जो है, इसका यूनिट क्या होता है, हर्ट्ज होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे साहब। और फ्रीक्वेंसी बराबर 1/t टाइम पीरियड होता है। इसको हम लोग सेकेंड के पावर -1 से भी क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। कई बार इसे साहब साइकिल प्रति सेकेंड से भी क्या किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस हमारे विद्युत धारा को रोकने का काम करती है। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है। मेरी टेम्परेचर, तापमान, इसे हम लोग केल्विन में मेजर करने का काम करते हैं साथियों। ठीक है, तो इन छोटी छोटी चीजों को भी आपको ध्यान देना है। चलिए, वो विभवांतर जो विसंवाहन के भंग का कारण होता है, दैट मीन्स हमारे इंसुलेशन के ब्रेकडाउन का कारण होता है, वह वोल्टेज जिसे हमारी क्या होती हैं, जिस वोल्टेज को हमारी इंसुलेटिंग मटेरियल सह नहीं पाती हैं, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो एक बात आप यहां ध्यान रखिएगा, किसी भी जगह पर कहीं पर भी अगर आपसे ये बातें पूछी जाएं, चाहे वो ट्रांसफार्मर के बुशिंग की बात हो, चाहे हमारे साहब इंसुलेटर की बात हो, चाहे हमारे केबल के ऊपर इंसुलेशन की बात हो, हमेशा याद रखना इंसुलेशन थिकनेस जो है वह समानुपाती किसके होती है साहब, हमारी इंसुलेशन थिकनेस हमारे वोल्टेज रेटिंग के क्या होती है, ऑलवेज साहब समानुपाती होती है। तो इंसुलेशन थिकनेस किसका प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज रेटिंग का साथियों क्या है, प्रोपोर्शनल है। ये बात तो हम समझ गए। लेकिन जिस वोल्टेज पर मेरा इंसुलेशन जो कंडक्टर के ऊपर है वह ब्रेक कर जाता है, डैमेज कर जाता है, उसे हम लोग ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं,
ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। अगला, केबल के जोड़ों को पकड़ने के लिए लग का इस्तेमाल किया जाता है ना। केबल में हम लोग जो ज्वाइंट बनाते हैं, यानी आपका जो केबल का इंसुलेशन छील दिया, फिर हमने लग, तो लग को फिट करने के लिए कौन सा औजार, लग को फिट करने के लिए हम लोग क्रिम्पिंग टूल का, किसका प्रयोग करते हैं, क्रिम्पिंग टूल का प्रयोग करते हैं। क्रिम्पिंग टूल के माध्यम से लग को प्रेस करके तब हम कंडक्टर के ऊपर सेटल्ड करने का काम साथियों करते हैं। ठीक है, पहली चीजें। दूसरी महत्वपूर्ण बात, मेरी लग प्रायः जो बनी होती है कॉपर व एल्यूमिनियम की बनी होती है। किसकी बनी होती है, कॉपर व एल्यूमिनियम की। और केवल लग को ही क्या कहा जाता है, इसी को साथियों केबल सू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, केबल सू कहा जाता है। तो उत्तर कौन सा दे दीजिएगा साहब, हमारा एल्यूमिनियम और तांबा होता है। ठीक है, चलिए विद्वानों आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, सिर्फ मेहनत करनी है और सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक्स को कवर करना है। कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं रोक सकती है, भरोसा रखिए और बस इस डिस्कशन के साथ आप अनवरत बने रहिए। यहां से भी आप अपने मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के लक्ष्य को पा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। साथियों लग का यही फिगर था जो कि यहां आपको मिल गया है। ये मेरी कॉपर है, ये बायोमेटालिक है, एल्युमिनियम कॉपर दोनों है, एल्युमिनियम कॉपर एल्युमिनियम कॉपर, यहां आपका सिर्फ एल्युमिनियम कॉपर एल्युमिनियम, इस तरीके से। हालांकि कोशिश हमारी रहती है कि लग उसी मेटेरियल का बने जिस मेटेरियल की मेरी कंडक्टर है। तो अब यहां पूछा गया लग को डैश कह सकते हैं, तो अभी जस्ट मैंने चर्चा किया था, क्या कह सकते हैं, केबल सू कहते हैं। क्या कहते हैं साहब, केबल सू कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आइए, सोल्डरिंग के लिए तापमान की सीमा क्या होती है। तो सोल्डरिंग के लिए मेरे तापमान की सीमा 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे होती है। क्या होती है, 450 से नीचे होती है। ये दो तो आपका सीधे खत्म हो गया, ये तो देख रहे हैं 2000 तक जा रहा है, तो खत्म हो गया, ये तो सोल्डरिंग का सीमा नहीं है। बाकी इस दो की बात हम करते हैं। तो मेरे विद्वान मित्रों बिल्कुल सही आंसर आप लोग देख रहे हैं, 180 से लेके 250, ये ज्यादा एप्रोप्रिएट हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है हमारे टेम्परेचर का, जिस पर बड़े आराम से हम क्या करेंगे, सोल्डरिंग का काम साथियों कर सकेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कौन सा विकल्प फ्यूजिंग फैक्टर। तो फ्यूजिंग फैक्टर FF, ठीक है, यह जो मेरा फ्यूजिंग फैक्टर है ये क्या होता है साथियों, मिनिमम फ्यूजिंग करंट। क्या होता है, मिनिमम फ्यूजिंग करंट। अब बटा आपकी क्या हो जाएगी, करंट रेटिंग, बटा आपकी क्या हो जाएगी, करंट रेटिंग। तो देख लीजिए मेरी मिनिमम फ्यूजिंग करंट जो है IF, वह ऑलवेज ग्रेटर होता है मेरे रेटेड करंट से, इसीलिए इसका मान किसी भी हाल में 1 से तो बड़ा ही होता है। जो नॉर्मली जो प्रश्न हाईलाइटेड है वो है HRC फ्यूज का फ्यूजिंग फैक्टर कितना है, तो ये 1.1 है। कितना है मेरे विद्वान मित्रों, 1.1 है। किसका, HRC फ्यूज का। किसका, HRC फ्यूज का। तो यहां से आप जरा ऑप्शन बताइए तो, मिनिमम फ्यूजिंग करंट बटा करंट रेटिंग, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ओके डियर फ्रेंड, चलिए कह रहा ऊर्जा का अपव्यय जो गर्मी के रूप में प्रकट होता है, यानी H बराबर I²RT, जो हमारी उष्मीय क्षति है, ठीक है ना। तो यहां इसके बारे में बात नहीं कर रहा, यहां किसके बारे में बात कर रहा, यहां हीट के बारे में क्या कर रहा है साहब, बात कर रहा है। तो ये जो उष्मीय क्षति हमारी है वह किसके फलस्वरूप होता है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म से कहां लॉस होगा, ये तो हमें स्वाभाविक सी बात है, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म परमानेंट मैग्नेट में ज्यादा होता है। DC सिस्टम इसका हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। यहां कंबाइंड फॉर्म दे दिया आयरन लॉस का, और आयरन लॉस में आपकी Pi प्लस PCU दोनों हुआ करती है। यहां मेरा कॉपर लॉस है, ये डायरेक्ट मेरा I²R ही है। ये मेरी हिस्टेरेसिस लॉस है, pH बराबर क्या होता है, KH Bm टू द पावर 1.6 F इंटू V आपका वाट होता है। यहां भी हमारी आयतन है, आप वोल्टेज मत समझ लेना, क्या है साहब, आयतन है। F मेरी आवृत्ति है मेरे विद्वान मित्रों। अब जरा सा मुझे जल्दी से कमेंट कीजिए, बिल्कुल सही आपने कहा है, ऊर्जा का अपव्यय जो गर्मी के रूप में प्रकट होता है डैश के फलस्वरूप होता है। किसके फलस्वरूप होता है, जल्दी बताइएगा, हिस्टेरेसिस के कारण होता है ना। चुंबकीय पदार्थ क्या होती है, गर्म हो जाती है, लेकिन उष्मा के रूप में जो परिणत हो रहा है, यहां तो कॉपर लॉस भी है,
और यहाँ आयरन लॉस भी है, दोनों ना हमारे पास है। तो जब जब ऐसी सिचुएशन हमारी रहती है, वेस्टेज ऑफ एनर्जी व्हिच अपीयर्स एज हीट, तो हीट के रूप में सीधा परिलक्षित कौन दे रहा है? ज्यादा अप्रोच किसका है? ज्यादा अप्रोच तो मेरा कॉपर का ही है। किसका है? कॉपर का ही है। समझ गए कि नहीं? तो ऐसे सिचुएशन पर जब मेरी हिस्टेरेसिस है, यहाँ आयरन इसका गार्जियन दे दिया है जो कि दोनों का पार्ट है, तो हालांकि सभी लॉसेस से होती हैं, बट अगर हम चर्चा करें सबसे ज्यादा, सबसे इफेक्टिव, सबसे प्रभावशाली, तो उस स्थिति में साहब हमारा ताम्र ही होना चाहिए। सबसे ज्यादा में ताम्र ही है। हिस्टेरेसिस मेरे मैग्नेटिक मटेरियल को गर्म करती है, ये भी बात गलत नहीं है, लेकिन ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए सबसे अप्रोप्रिएट मेरा ए बैठ रहा है। ठीक है, इसीलिए हम ए ले रहे हैं। चलिए साहब, फैराडे के इलेक्ट्रोलिसिस के नियम के अनुसार M बराबर क्या होता है? Z इंटू क्यू होता है। इसी को हम ZI इंटू टी भी लिख देते हैं। यहां Z मेरा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है, ECE है। शॉर्ट में क्या कहा इसको? ECE कहा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ऑफ दैट सबस्टांस है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? राइट आंसर है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 6 वोल्ट 6 एम्पियर आवर पर कार्य कर रहे किसी 10 गुना 0.25 वाट के एलईडी बैटरी लैंप की अनुमानित कार्य अवधि रन टाइम यानी टी बराबर आपसे पूछा जा रहा है। ऐसे सिचुएशन पर आप क्या कीजिएगा? मेरा जो रन टाइम होता है साथियों, उसका मान सीधे सीधे देख लीजिए, आपका क्या दिया हुआ है? 6 वोल्ट और 6, तो वाट आपका क्या होता है? वोल्ट इंटू एम्पियर आवर, अब बटा आपका क्या हो जाता है? हमारी साहब वाटेज हो जाती है। बटा क्या हो जाती है? वाटेज हो जाती है। तो कुछ नया नहीं करिए, V के बदले 6, AH के बदले 6 और यहां कर दीजिए 10 गुना 0.25। अब सिंप्लीफाई कर लीजिए, मेरा मान क्या हो जाएगा साथियों? 14.4 आ जाएगा। लगभग आप इसको 14 घंटे मान सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या दे दें विद्यार्थी जी? सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या दे दें? सी दे दें। ठीक है नौजवानों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 36/2.5 हो गया। बिल्कुल। अगला प्रश्न है चुंबकीय अभिवाह। ये चुंबकीय अभिवाह मेरी फ्लक्स है। मेरा फ्लक्स क्या होता है? मेरी जो फ्लक्स होती है वह होती है B इंटू ए, जहां पर B मेरा फ्लक्स डेंसिटी है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, एरिया मेरा मीटर स्क्वायर, दोनों कट गया, क्या मिला मुझे? वेबर मिला। इसका मात्रक होता है साहब वेबर होता है। हेनरी से हम लोग इंडक्टेंस को किसको मापते हैं? इंडक्टेंस को मापते हैं। ठीक है, टेस्ला मेरा फ्लक्स डेंसिटी का मात्रक होता है, यही वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, आइए साहब जी, यह मेरा क्या है? फ्लक्स इनटू लेंथ के लिए है। ठीक है, तो हालांकि यह अप्रोप्रिएट नहीं है, बाकी ये सब हमारी क्या है? काफी इफेक्टिव चीजें हैं, इसको याद रखना है, ध्यान में रखना है। छोटी छोटी बातें जो है वही एग्जाम में पूछी जाती हैं, बहुत बड़ा बड़ा चीज नहीं पूछा जाता है, बस कंसंट्रेशन की हमको आवश्यकता होती है। देखिए, किसी चुंबक की आकर्षण शक्ति कहां पर अधिकतम होती है? तो ये मेरा चुंबक है, आपको क्या लगता है लास्ट में पुल होता? नहीं, यहां पर इस जगह पर, ये मेरा N है, ये मेरा S है। तो मेरी जो आकर्षण शक्ति सबसे अधिकतम होती है किसी भी चुंबक में, वो मैग्नेटिक पोल पर होती है। ठीक है, कॉर्नर से थोड़ा पहले, कॉर्नर से थोड़ा पहले। तो ये आपकी क्या है? मैग्नेटिक पोल। और दो ही पोल होता है, और आप सब जानते हैं मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस बाहर बाहर N से S की ओर, बाहर बाहर कहां जाती है? N से S की ओर जाती है, बाहर बाहर N से S की ओर जाती हैं, अब भीतर भीतर S से N की ओर, भीतर भीतर S से N की ओर आती हैं। ये हमारा है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है आरसी श्रेणी परिपथ में AC धारा होती है। तो साथियों, आरसी श्रेणी परिपथ में जो हमारी AC करंट है, तो बात यहां पर R है और मेरा क्या है? C है। यहां रजिस्टर, यहां कैपेसिटर। तो रजिस्टर के साथ आपका क्या हो रहा है? वोल्टेज और करंट दोनों सेम फेज में है। और मेरे कैपेसिटर में क्या होती है? वोल्टेज और करंट की जब हम बात करेंगे तो मेरे कैपेसिटर में दोस्तों
वोल्टेज से करंट सदैव 90 डिग्री से क्या करती है, आपका लीड करती है। ठीक है, क्या करती है, 90 डिग्री से लीड करती है। अब इस परिस्थिति में ध्यान दीजिएगा कि हमारा रजिस्टर तो चाह रहा है कि सेम अक्ष पर हो, दोनों साथ हो, लेकिन वोल्टेज चाह रहा है कि भाई करंट हमारा लीड हो जाए, कैपेसिटर चाह रहा है। तो दोनों जब एक साथ है तो न इसकी चलेगी न उसकी चलेगी, बीच का रास्ता क्या हो गया, ये मेरा वोल्टेज, इधर मेरी करंट लीड तो कर रहा है, लेकिन कितना से साहब, बिलो 90 डिग्री से, कितना से, बिलो 90 से लीड कर रहा है। तो ऐसे परिस्थिति में क्या होगी, 90 डिग्री से, बिलो 90 डिग्री से लीड करती है। सिंपली पूछा जाए तो मेरी प्रयुक्त वोल्टेज से करंट क्या होती है, अग्रगामी होती है। सप्लाई वोल्टेज से करंट अग्रगामी होती है, बट वो अग्रगामी कितने से, तो मेरा फाई लेस देन कितना साहब, 90 डिग्री से। फाई मेरा लेस देन 90 डिग्री से। कंसेप्ट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ का शक्ति गुणांक क्या है, समझिए कि नहीं। यदि मेरा क्या हो जाए, प्योर रजिस्टिव सर्किट हो तो पावर फैक्टर क्या होगा, प्योर रजिस्टिव सर्किट है, एल भी 0 है, आर भी 0 है, नो लैगिंग नो लीडिंग, और हम सब जानते हैं मेरी वोल्टेज और मेरा करंट दोनों क्या होता है, सेम फेज में होता है। क्या होता है, सेम फेज में होता है। ऐसे एक स्थिति में मेरा फाई का मान कितना, 0 डिग्री। फाई का मान कितना, 0 डिग्री। ठीक है, अब यहां से पावर फैक्टर निकालते हैं तो आप cos फाई यानी cos 0 बराबर विद्वान क्या दीजिएगा, 1 हो जाएगा। मेरा पावर फैक्टर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन शायद आप जरूर बनाए होंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि पहले भी आपको मिल चुका है। तो यहां पर देख लीजिए साहब, मेरी रजिस्टर का मान दे दिया है 2 किलो ओम, इसे 2 गुना 10 के पावर 3 ओम लिख सकते हैं। वोल्टेज मेरा क्या है, 9 वोल्ट है। अब यहां से आइए, आई बराबर क्या होता है, V बाय आर होता है। तो हम लोग 9 बटा कर दिए 2 गुना 10 के पावर 3, 10 के पावर 3 को ऊपर ले जाइए, 4.5 गुना 10 के पावर -3 यानी 4.5 मिली एम्पियर हो गया। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विधियों में से एक को पहचाने जो केवल 3 फेज के लोड की क्या करता है, आपूर्ति करने में सक्षम है। सिर्फ 3 फेज लोड को क्या करता है साहब, सप्लाई देने का काम करता है। तो सिर्फ 3 फेज को, तो मेरा जो डेल्टा है उससे ओनली क्या हो सकता है, 3 फेज 3 वायर सिस्टम सिर्फ यहां से विकसित हो सकती है। मेरे स्टार में क्या है साहब, ये है मेरा न्यूट्रल, ये रहा आर, ये रहा वाई, ये क्या है मेरा बी, आर वाई और बी, उसके साथ एक न्यूट्रल भी, यानी क्या हो गई हमारी 3 फेज 4 वायर का सिस्टम यहां से क्या हो गया, विकसित हो गया। तो यानी स्पष्ट है जो सिर्फ 3 फेज को सप्लाई देगा मेरे विद्वान मित्रों, बिना किसी चिंता के आप उसका जवाब क्या दीजिएगा, ओनली डेल्टा। लेकिन जो हाईलाइटेड चीजें हैं मैं बता देता हूं, मेरे डेल्टा में IL बराबर √3 IPH होता है, मेरे डेल्टा में VL बराबर भी PH होता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, मेरा डी है। लेकिन यही बात अगर स्टार में पूछे तो स्टार में मेरा IL और IPH बराबर होता है, मेरी VL बराबर √3 VPH होती है। लेकिन एक छोटी बात जो कभी मत भूलना साथियों, दोनों कंडीशन में मेरा पावर होता है √3 VL IL cos फाई। क्या होता है मेरा पावर, √3 VL IL cos फाई होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। एक सेमीकंडक्टर में जो हमारी संयोजकता पट्टी है या चालन पट्टी है, सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, ये मेरा कंडक्शन बैंड और ये मेरा विद्वान साथियों क्या है, वायलेंस बैंड। दोनों के बीच में कितने का गैप है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। सामान्य तापमान पर यह बिल्कुल आपकी क्या होती है, इंसुलेटर की तरह व्यवहार करती है। हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन यहां क्या होता है, 0। लेकिन जैसे तापमान बढ़ाते हैं हमारी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करती है। क्या होती है दोस्तों, कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करती है। और जब मेरी कोवैलेंट बॉन्ड ब्रेक करती है फिर क्या हो जाता है, तो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। और जब फ्री इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं तब बड़े आराम से हमारी वैलेंस से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन जाती हैं, संचालन होता है, संवहन होता है। यही हम लोग चाहते हैं। और हमारी जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है वह NTC है, नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट है। तापमान
बढ़ाइएगा रेजिस्टेंस घटता है, और तापमान घटाइएगा रेजिस्टेंस बढ़ता है। इसीलिए कमरे के ताप से कम पर यह कंडक्टर की तरह व्यवहार करता है, और कमरे के ताप से जब ताप आपका घटता है तो हमारी क्या होती है, यह इंसुलेटर बन जाती है, बढ़ता है तो कंडक्टर बन जाती है। बीच में यह है, यानी कंडक्टर से इसका रेजिस्टेंस ज्यादा, इंसुलेटर से रेजिस्टेंस क्या है, इसकी कम है। ऐसी स्थिति साथियों रहती है। तो राइट आंसर क्या दे दीजिएगा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नाउ वी आर हियर, स्ट्रीट लाइट के लिए कौन सा लैंप उपयुक्त है? बड़ा अच्छा है साहब। हालांकि पहले का समय होता था जब हम लोग स्ट्रीट लाइट के लिए सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग करते थे, जो कि एक वर्णी हुआ करती थी, मोनोक्रोमेटिक थी, सिर्फ आपका पीला प्रकाश देती थी। ठीक है कि नहीं? दक्षता भी इसकी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन हम इसका प्रयोग करते थे। लेकिन आज के समय में ये तीनों नहीं, आज के समय में एलईडी का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। आज के समय में किसका ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है मेरे विद्वान मित्रों? एलईडी का। और हम सब जानते हैं ये एलईडी मेरा लाइट इमिटिंग डायोड है, यह इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट है, सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड बायस पर काम करती है। जब फॉरवर्ड बायस पर करंट सर्कुलेट होती है तब यह क्या करेगी साथियों, तब उस सिचुएशन में ऑफ विजिबल लाइट देती है, हमें प्रकाश का उत्सर्जन देती है। गैलियम और आर्सेनाइड से बना होता है। किससे बना होता है? गैलियम आर्सेनाइड से, गैलियम फॉस्फाइड से, ये सब चीजों से बना होता है। और अलग अलग कंपोजिशन के आधार पर हम चीजों को क्या करते हैं, अलग अलग मॉडरेट करके रंगों को प्राप्त करने में कामयाब होते हैं। आयु भी अच्छी है, 50,000 घंटे तक इसकी लाइफ है। इफिशिएंसी भी इसकी बेस्ट होती है साथियों, बढ़िया होती है। पावर कंजप्शन भी क्या करता है, लेस करता है, माइनर करता है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रखिए। तो हमारे लिए आज इस एलईडी ने सबको पछाड़ दिया है। दोस्तों कह रहा है करंट की पर्याप्त मात्रा के साथ कम वोल्टेज पर चलने वाला ट्रांजिस्टर, करंट मेरे पास बहुत ज्यादा है लेकिन फिर भी मेरी ट्रांजिस्टर क्या कर रही है, कम वोल्टेज पर आपकी चल रही है। तो इस तरह की जो स्थिति बनेगी वह आपका क्या है, करंट संचालित उपकरण होगा, करंट ऑपरेटेड होगा, क्योंकि वोल्टेज की मात्रा कम है और करंट के हिसाब से इसका क्या हो रहा है, संचालन हो रहा है। हालांकि हमारा जो साहब आपका ट्रांजिस्टर होता है ये बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी होता है। दो तरह के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी होता है। इसके 3 टर्मिनल होते हैं। क्या होते हैं इसमें साथियों, ध्यान रखिएगा, 3 आपके टर्मिनल होते हैं। इसमें साहब 2 हमारी क्या होती है, जंक्शन होती है। ठीक है, 3 इसके क्या होते हैं, लेयर होते हैं। इसके टर्मिनल का नाम क्या है, इमीटर, कलेक्टर और आपकी क्या है, बेस है। सबसे नैरो हमारी क्या होती हैं, बेस होती हैं। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के एम्पलीफायर में कह रहा है कि कलेक्टर करंट फ्लोज लेस देन हाफ द साइकिल, यानी आपका हाफ साइकिल, यानी आपके 180 से भी कम पर कौन सी ऐसी मेरी एम्पलीफायर है जिसका संचालन 180 से कम पर होता है? तो मैं आपको बता दूं, मेरा जो क्लास सी है इसका संचालन क्या होता है, 180 से भी कम के सिग्नल के लिए होता है। ये 180 से भी कम के सिग्नल पर ऑपरेट करती है। और मैं आपको बताऊं, ये बातें तो आप जान गए, लेकिन मेरे क्लास सी की जो दक्षता है वह क्या है साहब, सबसे ज्यादा है। क्या है इसकी दक्षता, सबसे ज्यादा है। सी का एफिशिएंसी सबसे ज्यादा, फिर बी, फिर आपका ए होता है। ए का तो मात्र 25% होता है, यह 78.5% होता है। अगर ट्रांसफार्मर कपल ए है तब उसका एफिशिएंसी 50% तक पहुंचता है। समझे कि नहीं, ये मामला है साहब। तो सी हमारा बिलो हाफ साइकिल ऑपरेट होता है। हाफ साइकिल पर हमारी ऑपरेट कौन हो रही है, हमारा फुल साइकिल पर ऑपरेशन कौन कर रहा है, आपका साहब क्लास ए कर रहा है। हाफ पर ऑपरेशन हमारी बी ऑन बिहाफ ऑफ दिस कर रही है। तो हम लोग यहां पर किसको लेके चलेंगे, क्लास सी को लेकर चलेंगे। दैट इज द करेक्ट आंसर डियर फ्रेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 80% 85% के रेंज में चली जाती विद्यार्थी जी, सी वाला। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस अंतिम समय में जो ये आज से जो बचा हुआ 20 दिन भी नहीं है, 19 को आपका एग्जाम है और आज हम लोग 1 मार्च में प्रवेश कर चुके हैं। मात्र 18 डेज, 19वें डेज में आपकी परीक्षा है। इस 18 दिन
आप अगर चाहते हैं कि हम कम से कम पासिंग मार्क्स के लायक स्कोर अचीव कर लें, यानी कि हम 28 है पासिंग, हमें 35 की बात आपसे कर रहा हूं, तो उसके लिए साहब आप इलेक्ट्रीशियन वायरमैन ट्रेड आपका है तो असिस्टेंट लोको पायलट CBT 2 के लिए हमारी ऑनलाइन बैच मात्र बूस्टर रिवीजन बैच 199 रुपए में संचालित हो रही है और ये प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर अवेलेबल है। और आज से ही दोपहर 2 PM से हम महा मैराथन लेने वाले हैं बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का और AC सर्किट का, मैग्नेटिज्म का, जो बहुत ही वाइटल इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है साथियों, सेल एंड बैटरी का। इस 4 महत्वपूर्ण चैप्टर्स का महा मैराथन आज 2 PM से होगा और कल भी 2 PM से होगा। सैटरडे और संडे, ये दोनों दिन, सैटरडे और संडे दोनों दिन महा मैराथन जो है साथियों वह 2 बजे से होगा। 2 से 6 के बीच में हमारी ट्रेड की महा मैराथन इन 4 टॉपिकों पर चलेगी और 6 से 7 में ड्राइंग होगा और 7 से 8:30 में फिर बेसिक साइंस होगी हमारे ऑफलाइन सेंटर पर, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, बाजार समिति, रेनबो बिल्डिंग पर साथियों, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि आपकी सेवा में यूट्यूब पर भी इसको लाइव कर दे, अगर ये संभव हुआ तो, है ना, अगर व्यवस्थाएं बन जाती है तो हम इसकी कोशिश करेंगे। बाकी ऑफलाइन में यह है नहीं विद्यार्थी जी, इसके लिए आप हमारे संस्थान से संपर्क कर सकते हैं और ये बैचेज आपका 199 रुपए में मिलेगा। ऑफलाइन में हमारी क्लासेस ट्रेड के लिए मात्र 1000 रुपीज में साफ चल रही हैं, समझ गए। और आपकी बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग जो कि वाइटल इंपॉर्टेंट है, इसके लिए शाम 6 से लेकर, ध्यान रखिएगा, शाम 6 PM से ही हमारी क्लासेस आरंभ हो जाती हैं, मात्र 600 में ऑफलाइन और 199 रुपए में ऑनलाइन असिस्टेंट लोगो पायलट CBT 2 के लिए, जहां बेसिक साइंस शशांक सर ले रहे हैं, ड्राइंग मैं आपकी सेवा में उपस्थित होकर कर रहा हूं। ये दोनों बैचेज और किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए साथियों आप हमारे संस्थान से 7070177240 पर कम्युनिकेट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, टेस्ट के लिए विद्यार्थी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप है, उसी पर हम लोग टेस्ट संचालित कर रहे हैं, ठीक है। इस पर सिर्फ कोर्स मिल रही है। आइए यूजेटी का क्या प्रयोग है साहब, तो हम लोग अभी देख चुके थे। यूजेटी का पूरा नाम क्या है? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है। क्या है? यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर है। इसमें एक ही आपका क्या होता है? जंक्शन होता है, ठीक है ना, बिल्कुल एक ही जंक्शन होता है। और साहब आप ध्यान रखिएगा, यह जो यूजेटी है इसके टर्मिनल्स की हम चर्चा कर लें तो जरा गौर कर लीजिएगा मेरे विद्वानों, यह इस तरह का आपका क्या होता है, इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। यहां ऐसे कर दीजिए तीर हमारा, ठीक है ना, तीर हमारा ऐसे कर दीजिए, ये आपकी क्या है? यूजेटी है, ठीक है ना। और ये वाला भाग मेरा क्या है? इमीटर है। और ये मेरा बेस 2 है, ये मेरा बेस 1 है। तो 3 इसके भी क्या है? टर्मिनल हैं। स्टारटूथ वेव बनाने में आपका हमारे थायरिस्टर की ट्रिगरिंग में इसका यूज होता है, साथ ही साथ स्विचिंग में यूज होता है, कंट्रोल पावर की सप्लाई करने के लिए भी हम इसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। तो कई इसके एप्लीकेशन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एज पर द क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। जितने भी अर्थ वायर्स हैं और अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर्स हैं, ये सभी आपके क्या होते हैं? नॉर्मली हमारे गैल्वेनाइज्ड आयरन के बने होते हैं। हालांकि कॉपर हमारे लिए जरा बेस्ट होता है, बट कॉपर हमारे लिए महंगा पड़ता है। तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस हम क्या ले लें? गैल्वेनाइज्ड स्टील ले लें, गैल्वेनाइज्ड आयरन ले लें। आपको मालूम है ना, जस्तीकृत लोहा जो हमारा है साथियों, क्या होता है? मेरा जो जस्तीकृत लोहा है, यह जस्तीकृत लोहा आप ध्यान दीजिएगा, इसका क्या मुख्य उद्देश्य है? तो मेरा जस्तीकृत लोहा, जस्ते का हम इसके ऊपर क्या करते हैं? पेंट लगाते हैं, लेप लगाते हैं, ठीक है। और यह जो जस्तीकृत लोहा है साथियों, उसको हमेशा याद रखिएगा, यह आपकी जंग रोधी होता है, इसलिए हम विशेष रूप से इसका प्रयोग करते हैं। और आयरन में अगर कार्बन की थोड़ी मात्रा हम ऐड कर दिया तो वो स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। तो हालांकि एप्रोप्रिएट आपका जस्तीकृत लोहा है, बट एज पर द ऑप्शन हमारे पास ये है नहीं, तो हम ये ले लिए। बट हम लोगों को जस्तीकृत लोहा को ज्यादा सेलेक्ट करना है, ज्यादा प्रीफर करना है। रहता मेरा कॉपर तो हम कॉपर भी चूज करते, बट वो महंगा था। जब भू संपर्कन दोष उत्पन्न होता है, जब अर्थ फॉल्ट उत्पन्न होती हैं, तो क्या हो जाता है साहब? अर्थ फॉल्ट तभी हो सकती है, हमारे अर्थ का वोल्टेज 0 होता है।
अगर मेरे यह अर्थिंग के कारण हम क्या चाहते हैं, मेरी जो टर्मिनल अपरेटस है उसका भी आपका क्या होना चाहिए, उसका भी वोल्टेज क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और जब दोनों 0 हो जाए, लीकेज करंट धड़ल्ले से पृथ्वी में जाए, तो हम तो सेफ और सुरक्षित रहते हैं, हमें तो कोई परेशानी बिल्कुल भी साहब किसी तरह की आती नहीं है ना। अगर मेरा भू संपर्कन फॉल्ट उत्पन्न हो गया है तो ऑन बिहाफ ऑफ दिस व्हाट टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट अकर्स ऑन द कंडीशन, आपका क्या हो जाएगा, ग्राउंडिंग के कारण पृथ्वी के सतह की वोल्टेज क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्या होगी, मेरा वोल्टेज बढ़ जाएगा, पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा, झटका लगने की चांसेस उत्पन्न हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए डियर फ्रेंड आगे बढ़ते हैं। घरेलू वायरिंग में बहुत हाईलाइटेड पॉइंट है, हम 10 से ज्यादा पॉइंट नहीं दे सकते और लोड मेरा कितना होता है, 800 वाट होता है। ऑप्शन नंबर ए। अगर यहीं आपसे पावर सर्किट की बात पूछ ले, यहीं आपसे पावर सर्किट की बात पूछ ले, तो पावर सर्किट में आप क्या करते हैं, 2 से ज्यादा पॉइंट नहीं, क्या हो जाएगा, 2 से ज्यादा पॉइंट मेरा पावर सर्किट में नहीं होता है। और विद्यार्थी जी आपका 3000 वाट से अधिक का लोड भी, इससे अधिक का लोड भी हमारा नहीं होना चाहिए। तो हम क्या ले लें साहब, आपका राइट आंसर क्या हो गया, 800 वाट। ठीक है, हाईलाइटेड क्वेश्चन है, कई बार आया है। मल्टीमीटर किसे नहीं मापता है, मल्टीमीटर को हम एक और नाम से जानते हैं, एवोमीटर के नाम से जानते हैं। ए से आप जान रहे हैं साहब मेरा क्या है, अमीटर। भी से मेरा क्या हो गया, वोल्ट मीटर। ओ से मेरा क्या हो गया साहब, ओम मीटर। मतलब स्पष्ट है, यह मेरे करंट को मापेगा, मेरे वोल्टेज को मापेगा, मेरे रजिस्टर को भी मापने का काम करेगा। ये तीनों काम साहब करेगा। साथ ही साथ हम इससे कंटिन्यूटी भी क्या करते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है ना, डायोड के टर्मिनल्स भी चेक कर लेते हैं। तो ये आवृत्ति मापने का काम बिल्कुल नहीं करेगा। उत्तर आपका क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी है, डिजिटल मल्टीमीटर है साहब। ये कैंडेला कह रहा है किसकी इकाई होती है, यह तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आई बराबर आप जानते हैं फ्लक्स बाय ओमेगा। फ्लक्स मेरा क्या होता है, ल्यूमेन में व्यक्त किया जाता है ना। और ओमेगा आप समझ रहे हैं क्या है, स्टेरेडियन। ओमेगा क्या है, मेरा सॉलिड एंगल है, इसको स्टेरेडियन में ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन, यही मेरा क्या होता है दोस्तों, ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन। यह मेरी क्या होती है, कैंडेला होती है। क्या होती हैं, सीढ़ी होती हैं, कैंडेला होती हैं। और यह क्या है, ल्यूमिनियस। क्या है, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है। क्या है साहब, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी है। यानी यह आपकी ज्योति तीव्रता को क्या कर रहा है, व्यक्त कर रहा है। किसको व्यक्त कर रहा है, ज्योति तीव्रता को व्यक्त कर रहा है। चलिए साहब कह रहा है सिंगल स्टैक 8 फेज का बहुध्रुवीय परिवर्ती रिलक्टेंस स्टेपर मोटर है, 6 रोटर टीथ हैं, एक बार में एक फेज उत्तेजित हो रहा है। ठीक है ना, क्या हो रहा है, एक बार में एक फेज उत्तेजित हो रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है मेरे विद्वान मित्रों, स्टेप एंगल और स्टेप प्रति चक्कर क्या होगा। क्या पूछा जा रहा है, स्टेप कोण और हमारा स्टेप प्रति चक्कर, ये दोनों आपसे पूछा जा रहा है। तो छोटा सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, हम अल्फा बराबर जानते हैं ns माइनस एनआर बटे ns इंटू एनआर, गुना आपका क्या हो जाएगा, 360 हो जाएगा। यहाँ ns क्या है, स्टेटर का टीथ है, nr क्या है, रोटर का टीथ है, फिर ns क्या है, स्टेटर टीथ है, फिर nr क्या है, मेरा रोटर का टीथ है। जरा वैल्यू रखिए, आपका 8 है, उधर 6 है, तो 8 माइनस 6 बाय 8 गुना 6 गुना 360 बराबर आपका 2/8 इंटू 6 इंटू 360। आपका क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा साहब, यहाँ 60 आ गया। ठीक है, 120/8 हो गया, आपका 15 डिग्री आ गया। तो 15 डिग्री तो मुझे क्या मिला, अल्फा मिल गई। अब हमें चाहिए स्टेप प्रति चक्कर। तो जरा आ जाइए साहब, मेरी स्टेप प्रति रिवॉल्यूशन प्रति चक्कर, इसे 360 डिग्री बटे अल्फा से सूचित कर रहे हैं। तो 360 बटे मेरा 15 हो गया, दैट बिकम्स 24। तो कहां पर मिल रहा है 15 और 24, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है साथियों। इसी तरह आप लोग जब उत्तर देते हैं तो मुझे भी काफी खुशी होती है। इसी तरह लगे रहना है और डटे रहना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इस्पात के खंभे को किससे बचाने के लिए पेंट किया जाता है,
स्पष्ट है, जंग से बचाने के लिए। और पेंट भी किस चीज का करते हैं, जस्ते का लेप हम लोग लगाते हैं, ठीक है ना। यह क्या करती है, संक्षारण को रोकती है। कह रहा है ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता। विद्वान मित्रों, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, मुझे उम्मीद है कि आप सब जवाब दीजिएगा। मेरे ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता क्या होती है, मेरा जो लॉसेस होता है वह इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है V स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई का। यानी अगर मेरी वोल्टेज बढ़ती है तो लॉस मेरा डेफिनेटली घटेगा, मेरा PF बढ़ता है, मेरा लॉस डेफिनेटली क्या होगा, कम हो जाएगा। तो हम किस चीज को लेकर आगे बढ़ें, ट्रांसमिशन लाइन की दक्षता क्या होगी, आपका लोड पावर फैक्टर में वृद्धि के साथ बढ़ जाएगी। लोड पावर फैक्टर मेरा क्या हो रहा है, लोड पावर फैक्टर मेरा बढ़ रहा है, लॉस घट रहा है, लॉस घट रही है तो मेरी इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। स्वाभाविक सी चीज है। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ आगे बढ़ेंगे। आइए, कह रहा आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर विद्युत धारा द्वारा डैश पर निर्माण किए गए चुंबकीय क्षेत्र का क्या है, एक प्रभाव है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया हमारी क्या है साहब, ध्यान दीजिएगा, मेरे फाई ए का किस पर प्रभाव है, फाई एम पर प्रभाव है। ये फाई एम मेन पोल फ्लक्स है, हमारी जो मेन पोल की फ्लक्स है उस पर आर्मेचर की फ्लक्स का जो इफेक्ट होता है यह एक किनारे में जाकर जमा होने लगती हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं साहब, इसे हम लोग क्रॉस मैग्नेटाइजेशन क्या कहते हैं, क्रॉस मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। और जब सीधा इसका विरोध करती है तब इसको क्या कहते हैं, जब सीधा इसका विरोध करती है तब इस चीज को हम किस नाम से जानते हैं, जब डायरेक्ट इसका विरोध होता है तो इसे साथियों हम जानते हैं डीमैग्नेटाइजेशन के नाम से। और इन सभी चीजों से बचने के लिए हम लोग कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज करते हैं। इससे बचने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हम लोग इंटरपोल का यूज करते हैं। हमारे कम्यूटेशन को भी बेहतर बनाने में मदद करता है। मेरा राइट आंसर यहां क्या हो जाएगा, व्हाट शुड बी द करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है साहब, आर्मेचर विद्युत धारा द्वारा डैश पर निर्माण गए चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है। तो आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर विद्युत धारा द्वारा क्षेत्र फ्लक्स पर, फील्ड फ्लक्स पर, मेन फ्लक्स पर जो प्रभाव है वही आर्मेचर रिएक्शन है। सीरीज मोटर का उपयोग कहां, तो सीरीज मोटर में तो मेरी स्टार्टिंग टॉर्क क्या होती है, उच्च होती है, गति का विनियमन भी इसमें जो है आप बेहतर कर पाते हैं, इजीली कर पाते हैं, स्पीड को चेंज। तो मेरा कहां पर ज्यादा है, तो आप यहां सबसे उचित दीजिएगा भारोत्तोलन में। ड्रिल में हम लोग यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग करते हैं, पंप वगैरह में हम लोग इंडक्शन मोटर का प्रयोग करते हैं। हम यहां पर आटा चक्की में भी क्या करते हैं, इंडक्शन मोटर का यूज करते हैं। कार्य वास्तविक व्यवहार में ट्रांसफार्मर की रेटिंग, तो मेरे ट्रांसफार्मर की रेटिंग कैसे दी जाती है, किलो वोल्ट एम्पियर में। अगर आपसे पूछ ले अल्टरनेटर की रेटिंग तो वह भी कैसे दी जाती है, किलो वोल्ट एम्पियर में, ठीक है ना। तो मेरा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, किलोवाट में हम लोग जनरेटर की रेटिंग देते हैं, खास करके डीसी जनरेटर की, ठीक है। केवीएआर मेरा क्या होता है, रिएक्टिव पावर होता है। क्या होता है दोस्तों, रिएक्टिव पावर होता है। Q इक्वल टू VI साइन फाई से व्यक्त करते हैं। मेरा किलो एम्पियर जो है यह तो आप जानते ही उच्च धारा को हम लोग व्यक्त करने का काम करते हैं साथियों। तो सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज KVA। हालांकि KVA में हम एपरेंट पावर को भी क्या करते हैं, KVA में एपरेंट पावर को भी मापने का हम काम करते हैं। आइए साहब, कह रहा है DOL स्टार्टर वाले मोटर को टाइम डिले फ्यूज का अधिकतम आकार। DOL के बारे में तो आप सबको याद हो चुका है कि यह 5 HP तक के मशीन में क्या होती है, प्रयोग की जाती है। कहां तक की जाती है, 5 HP तक के मशीन में प्रयोग की जाती है। अब जरा गौर करिएगा, मेरा जो DOL है इसमें मैक्सिमम साइज जो मेरे फ्यूज का है वह आपका क्या होता है, 175%। कहां पर हो जाता है आपका, 175% होता है आपका नॉन टाइम डिले फ्यूज का फुल लोड करंट का। कितना होता है, अगर आपका क्या हो जाए, नॉन टाइम डिले हो, क्या हो साहब, नॉन टाइम डिले हो,
तब वह क्या करती है, 175% होती है मेरे IFL का, नॉन टाइम डिले फ्यूज है। यहां क्या कर रहा है, टाइम डिले फ्यूज। तो मेरा जो टाइम डिले फ्यूज है मेरे दोस्तों, बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है साहब, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये फुल लोड करंट का कितना होता है, 300% तक की रेटिंग को एडजस्ट करने का काम करता है टाइम डिले। और नॉन टाइम डिले रहेगा तो 175% को कैरी ओवर करेगा साहब। चलिए, दुर्घटनाएं आमतौर पर किसके कारण होती हैं, कोई भी दुर्घटना है तो उस पर हमारा जो भी चीज जिस पर मेरा नियंत्रण नहीं है, जिस पर हमारी काबू नहीं, जिस पर हमारा क्या है कंट्रोल नहीं है, वही एक्शन आपकी क्या है दुर्घटना है। और दुर्घटना होती है साहब पर्यावरण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण से नहीं, मशीन की गलत जानकारी से होती है। किससे होती है, मशीन की गलत जानकारी से। विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति होती है, कितनी होती है साहब, कैसी होती है, किस दिशा में होती है, जरा जवाब देने का कष्ट करिए। आपके जवाब का मुझे इंतजार होगा साहब। जैसे ही बात हो रही है विद्युत क्षेत्र में, तो विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति जो होगी वह धारा की दिशा के क्या होगी, विपरीत होगी। डायरेक्शन ऑफ करंट के क्या होगी, विपरीत होगी। और डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होता है, हायर से लोअर होता है, यह लोअर से हायर होती है, यानी निम्न विभव से उच्च विभव की ओर यह होती है साहब, ठीक है। और मेरा करंट उच्च से निम्न की ओर होता है, तो हम क्या जवाब दे दें, निम्न से उच्च की दिशा में होता है, ऑप्शन नंबर ए। साहब जी 90 डिग्री के कोण के विशुद्ध माप के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग करेंगे, तो 90 के विशुद्ध माप के लिए हम लोग ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग स्टॉक कहते हैं। और ये मेरी क्या है, ब्लेड है, इस पर स्केल भी अंकित रहता है। ये भाग मेरा 90 डिग्री को, ये मेरा 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। तो हम उत्तर कौन सा दे दें, आपका ट्राई स्क्वायर। क्या हो जाएगा साहब, टी स्क्वायर, ठीक है। ड्राइंग में भी इसका बहुत यूज है, बाकी मेज वगैरह में बढ़ई लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं, तो काफी अप्रोप्रिएट फंक्शन। समांतर रेखाएं भी खींच सकते हैं आप, परपेंडिकुलर लाइन खींच सकते हैं। ये संकेत कह रहा है, तो बिल्कुल हमारी गर्मी हीट क्या हो रही है, निकल कर बाहर की ओर जा रही है। मतलब यह क्या है, मेरा हीटर का क्या है साहब, सूचक है। मतलब हीट होकर के मेरी कॉइल, और हीटर में जो कॉइल यूज होता है वह नाइक्रोम का बना होता है, निकेल और क्रोमियम के मिश्र धातु का होता है। यही मेरे हीटिंग एलिमेंट की क्या है, विशेषता है साथियों। और सर्वाधिक हीटिंग एलिमेंट के रूप में नाइक्रोम का ही प्रयोग करते हैं। विद्वान साथियों अगला प्रश्न देखिए, बड़ा मजेदार है। कह रहा 1, 2 और 1 किलो ओम का 3 रजिस्टर को सीरीज में जोड़ दिया है। तो 1 + 1 + 1 बराबर 1 + 2 + 1 बराबर क्या हो गया, 4 किलो ओम सीरीज में जोड़ दिया है। और हमने कितना सप्लाई दे दिया है, 30 वोल्ट की हमने सप्लाई दे दिया है। अब कह रहे हैं तो 4 किलो ओम तो मेरा प्रतिरोध ही हो गया ना, है कि नहीं है। 1, 2, 1 है तो 4 किलो मेरा प्रतिरोध हो गया। और मैं आई की बात करूंगा तो आई V/R हो जाएगा। तो मेरा 30/4 गुना 10 के पावर 3, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं गुना 10 के पावर -3 और 30/4 कर लीजिए, क्या हो जाएगा आपका साहब, ध्यान दीजिएगा मेरी जो मैग्नीट्यूड आ जाएगी इस स्थिति में, तो फटाफट आप कैलकुलेट कर लीजिए सरकार। व्हाट विल बी द वैल्यू, हमारी वैल्यू हो जाती है आपका साहब 7.5, तो 7.5 मिली एम्पियर ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जैसा डाटा दिया उसके हिसाब से अगर हम लोग यहां पर क्या कर लें, 2 और इसको 7 कर दें, ये मेरा 2 है और ये 7 किलो ओम हो जाए। देखिए 1 पर तो ये बिल्कुल हमने सीख निकाला है। अगर आपका 1, 2 और 7 हो जाए, ठीक है, तब मेरा R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 + 2 + 7, दैट बिकम्स कितना आपका 10 किलो ओम। और फिर जाकर के आप क्या करिएगा, I बराबर V/R करिएगा। तो I बराबर आप V/R करेंगे तो V मेरा 30, R मेरा कितना आपका 10 किलो ओम। तो क्या हो जाएगा 30/10 गुना 10 के पावर -3 बराबर 3 मिली एम्पियर हो गया, है ना। तो हमारा क्या हो जाएगा 10 किलो ओम और 3 मिली एम्पियर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर इसको 7 करें तो मैं उम्मीद करूंगा पहला वाला से जो सॉल्व किए वो भी आप समझ गए, दूसरा से सॉल्व किए वो भी समझ गए। मेरा जहां पर डाटा मिसिंग था यहां 7 होना चाहिए, आप भी 7 सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी, अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है।
चलिए साहब, अगला प्रश्न हमारा देखिए क्या है। इंसुलेशन सामग्री पर नमी का निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। नमी जब ज्यादा रहेगी तो परावैद्युत सामर्थ्य हमारी क्या हो जाएगी, निश्चित रूप से घट जाएगी। नमी से हमेशा पदार्थ को बचाने का काम करना चाहिए। मेरी डाइलेक्ट्रिक लॉसेस बढ़ती हैं, मेरी कुचालकता क्या होती है, मेरी कुचालकता क्या होती है, कम होती चली जाती हैं, रिड्यूस होती चली जाती हैं। चलिए साहब, सोल्डिंग करने से पहले सबसे पहला काम क्या है, हमारा टेकिंग है। सबसे पहला काम क्या है साथियों, टेकिंग है। क्या है, टेकिंग है कि टिनिंग है, बढ़िया से सोच के बताइएगा। सोल्डिंग से पहले हम लोग क्या करते हैं, टिनिंग करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, सबसे पहले टिनिंग करते हैं, और टिनिंग में हम लोग ऑब्जेक्ट के बाहरी सतह को साफ करने का काम करते हैं। जो भी इधर उधर कुछ गड़बड़ है, गंदगी है, उसको हटाने का काम करते हैं। फिर हम लोग अलाइनमेंट करते हैं। फिर क्या करते हैं, अलाइनमेंट करते हैं, और तब जाकर के ये अरेंजमेंट करते हैं। तो टेकिंग और समानांतर करना, ये दोनों चीजें जो है वह आपका अलाइनमेंट से जुड़ी हुई है। पहली प्रक्रिया मेरी टिनिंग है। पहली प्रक्रिया क्या है, मेरी टिनिंग है। यह सफाई से रिलेटेड है। तो इसीलिए टेकिंग और पैरेललिंग जो है ये दोनों अंतर नहीं है, दोनों सेम है। तो दोनों में से कोई भी हो जाएगा, इसीलिए सी हो जाएगा। तो इसका उत्तर आप सी ले लीजिए। अलाइनमेंट मिलाना या टेकिंग, बोथ आर नॉट टू मच डिफरेंट, सो हम लोग यहां क्या कंसीडर कर लें, सी कंसीडर कर लें। चलिए, कह रहे हैं ग्रेफाइट से निर्मित रजिस्टर वह आपका कार्बन रजिस्टर होगा। क्या होगा, कार्बन रजिस्टर होगा, जो पेस्ट वगैरह की मदद से बना होगा। और इसमें हम लोग क्या होते हैं, कई सारे आपके लेयर्स होते हैं, जहां पर आप ध्यान दीजिएगा, बैंड कहते हैं इसे, और इसके आधार पर हम प्रतिरोध का मान भी कैलकुलेट करने में सक्षम हो जाते हैं। 3 लाल रंग से चिन्हित प्रतिरोधक है, तीनों लाल ही है, रेड रेड रेड। तो ये भी 2, ये भी 2, ये भी 2, ठीक है। तो यानी स्पष्ट यहां से क्या हो गया, ये तो मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी है। अब आप आर का मान निकालिएगा, तो ए बी इंटू 10 के पावर सी या प्लस माइनस d%। तो ये तो है नहीं मेरे पास, यहाँ 22 गुना 10 के पावर 2 हो गया, तो 2200 ओम हो गया, 2.2 किलो ओम हो गया। ऑप्शन नंबर क्या दे देंगे, सी दे देंगे। ऑप्शन नंबर क्या दे देंगे, सी दे देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं साहब, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। शक्ति की गणना के लिए निम्नलिखित में किस संबंध का प्रयोग होता है। तो मेरी पावर होती है V इंटू आई। यही भी को आप लिख सकते हैं आई इंटू आर। क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर इंटू आई बराबर आई स्क्वायर आर हो जाता है। फिर इसी को आप क्या लिख सकते हैं, भी का भी, आई को भी बाय आर, तो क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बटे आर। तो ये तीनों सूत्र मेरे पावर के होते हैं। दिए गए क्वेश्चन में कहां पर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी मैच कर रहा है, P बराबर आई स्क्वायर आर। इसे हम लोग लेंगे, ये ओम के नियम से लिया जा रहा है। ठीक है विद्यार्थियों, चलिए कह रहा है एक प्लग गेज जिसे एक सिरे पर गो और दूसरे पर नो गो। तो आप ध्यान दीजिएगा, मेरा गो और नो गो जो है यह इस तरह से आपका अटैच रहता है, ठीक है, ये वाला। इसके माध्यम से हम लोग क्या काम करते हैं, व्यास मापने का काम करते हैं, इनर स्ट्रक्चर का। और मेरी गो और नो गो में क्या फर्क है साहब, यह जो है आप एक बात तो 100% समझ लीजिए, ये प्रोग्रेसिव क्या है, हमारी प्लग गेज है। क्या है, प्रोग्रेसिव प्लग गेज है। नोगो हमारी छोटी होती है, गो मेरी क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। ठीक है, साइज में क्या होती हैं, बड़ी होती हैं। और इसके मूवमेंट करके हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लेथ मशीन वगैरह का यूज करते हैं, कटिंग शेपिंग करते हैं, तो वहां पर इस तरह की चीजों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है। दोनों हमारा फ्लेक्सिबल फ्री मूवमेंट के लिए एप्लीकेबल होता है, तो जिसके वजह से हम बड़ी आसानी से स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, डिजाइन यानी कि उसके व्यास को मापना हमारे लिए सुलभ और सुगम हो जाता है साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्सल मोटर में पटलित क्षेत्र में स्टेटर रोटर के निर्माण के लिए कौन सी कोर, लेमिनेटेड स्ट्रक्चर में किस पदार्थ की कोर का हम प्रयोग करते हैं। तो मेरे विद्वान मित्रों ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में भी हम अगर कोर पदार्थ के पास जाते हैं तो वह भी मेरा क्या होता है, लेमिनेटेड आयरन कोर होता है साहब। इससे हमारी एडी करंट लॉसेस कम हो जाती हैं, मेरी निश्चित रूप से परमीएबिलिटी चुंबकनशीलता का क्या होता है, विकास होता है। और इस बात का आप ध्यान रखिएगा। और आप सब ने तो अभी तक के डिस्कशंस में ये जान लिया है कि मेरी यूनिवर्सल मोटर क्या होती है,
एसी डीसी दोनों पर काम करती है, कहीं से कोई समस्या की बात नहीं है साहब। जब मोटर नियंत्रक पर स्टॉप बटन दबाया जाता है तो क्या होता है, ध्यान रखेंगे, जब स्टॉप बटन दबाया जाता है तो रिलीज द कॉन्ट्रैक्शन कॉइल, कॉन्ट्रैक्शन कॉइल संकुचन जारी रखता है, यानी वह स्प्रिंग जो लगी है वो नीचे की ओर सिकुड़ना शुरू कर देती है, प्रेस होती है। और याद रहे कि जो स्प्रिंग हमारी हो वो स्प्रिंग जंगरोधी होनी चाहिए, तभी प्रॉपर काम होता है। बैटरी बैलेंसिंग सर्किट किस में वृद्धि करेगा, बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बैटरी बैलेंसिंग सर्किट जो है ये मेरे बैटरी के लाइफ को बढ़ाता है, ओवर चार्जिंग, लो चार्जिंग, इस तरह की सभी समस्याओं से हमें निजात दिलाता है, सारी चीजों को क्या करता है, एडजस्ट करके सेटलमेंट करने का काम करता है, जिसके वजह से हमें ना ही बकलिंग ना ही अदर इश्यूज क्रिएट होती हैं, मेरे बैटरी का लाइफ क्या होता है, इंप्रूव कर जाता है साहब। चलिए, मोटर में कह रहा है कि ओवर हीटिंग का मेन कारण क्या है, तो ओवर हीटिंग तभी होगी जब मेरी करंट एक्सेस होगी, क्या होगी, जब मेरी करंट एक्सेस होगी। और करंट एक्सेस कब होगी, जब ओवरलोड होगा, जब लोड बढ़ेगा तो नेचुरली मेरी करंट के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। और करंट जब मेरा बढ़ने लगा तो स्पष्ट सी बात है मेरा I² R लॉस बढ़ने लगा, ये बढ़ने लगा तो मेरी हीट बढ़ने लगी, हीट बढ़ने लगी तो आपका ओवर हीटिंग तो हो ही गया ना, ये मामला है साहब। कह रहा डीसी शन जनरेटर का मुख्य फॉल्ट क्या है, मेरा जो डीसी शन जनरेटर है यह लगभग आपका कांस्टेंट वोल्टेज हमको देता है, इस बात में कोई शक नहीं है। साथ ही साथ यहाँ फ्लक्स भी मेरी क्या होती है, कांस्टेंट आपकी होती है, मेरी फ्लक्स भी यहाँ क्या होती है, कांस्टेंट होती है। अब समझने का बात यह है साहब कि जब मेरा लोड बढ़ने लगता है तो थोड़ा सा इसका कांस्टेंट होना चाहिए, लेकिन वोल्टेज के मान में क्या होती है, कमी होने लगती है। हालांकि बहुत ज्यादा कमी नहीं होती सीरीज की तरह, लेकिन आपका हल्की कमी जो है टर्मिनल वोल्टेज के साथ थोड़ी होने लग जाती है। ये एक ड्रॉबैक है साहब, ये एक समस्या है, ठीक है ना। चलिए, बिल्कुल सही कहा साथियों, शंट मोटर में हम लोग जो टर्न लपेटते हैं, फील्ड वाइंडिंग लगाते हैं, वो आर्मेचर के बिल्कुल पैरेलल में लगाते हैं। साथ ही साथ आप एक बात याद रखिएगा कि वह पैरेलल में लगी तो होती है, लेकिन पतले तार की ज्यादा टर्न वाली वाइंडिंग होती है। और जब हम सीरीज मोटर की बात करते हैं, सीरीज फील्ड की बात करते हैं, तो मेरे सीरीज फील्ड में क्या होता है, तो साहब आपका ध्यान रखिएगा क्या होता है, हमारे मोटे तार का कम टर्न होता है, रेजिस्टेंस कम होती है, शंट का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। चलिए, कह रहा पार्क जैसे खुले स्थान के लिए उपयुक्त लाइटिंग कौन सी है जिसे वर्टिकल, तो जैसे ही वर्टिकल कह दे तुरंत आंख बंद कर दीजिए, मरकरी वेपर लैंप। जैसे हॉरिजॉन्टल कह दे तुरंत आंख बंद करके बोल दीजिए साहब आपका स्पेशली हॉरिजॉन्टल सोडियम वेपर। बाकी लैंप को आप कैसे भी यूज करिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, यह भी गैस डिस्चार्ज लैंप है साथियों, ठीक है ना। घरों में इसका प्रयोग हम लोग नहीं करते, ये हाई प्रेशर मरकरी वेपर लैंप है, इससे अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस भी निकलती हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती हैं, इसीलिए इसको आउटडोर्स में यूज करते हैं। अब तो हम लोग एलईडी पर इतना निर्भर हो गए कि अब इस सब का जरूरत ही नहीं पड़ता है। दोस्तों, बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहा हूं आप सब लोगों को, मैंने बताया था हमारी जितनी भी टेस्ट हैं सब ऑनलाइन, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट, क्या नाम है हमारा, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट। इस एप्लीकेशन पर हमारी क्या हो रही हैं, सारी टेस्ट संचालित हो रही हैं। यहीं पर आपको इलेक्ट्रिकल ग्रुप का ट्रेड टेस्ट 20 क्वेश्चन वाला फुल सेट, जिसका डिस्कशन आज मैंने 7th नंबर का कराया है, वह यही मिलेगी। टोटल 20 सेट होना है साथियों, और मैं आपके साथ बना रहूंगा, 20 सेट पूरा जरूर करूंगा, और ये मेरा लक्ष्य भी है। और 20 सेट पूरा करके 1500 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, जहां से आप कम से कम 30-32 नंबर तो गारंटी के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। बाकी और अगर आप प्रैक्टिस बेहतर करना चाहते हैं, किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो इलेक्ट्रिकल ग्रुप की हमारी बुक आ चुकी है, 26 सेट है, इसमें 6 बिल्कुल हमारे प्रीवियस ईयर के ओरिजिनल सेट हैं, जिसका डिटेल डिस्कशन किया गया है, सॉल्यूशन किया गया है, बाइलिंगुअल सभी क्वेश्चन हैं, और 20 प्रैक्टिस के लिए है साथियों। ये किताब रुक्मिणी प्रकाशन से आई है, और इस बुक को आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, ठीक है, ये उपलब्ध है साथियों। अंतिम समय में रामबाण साबित होगी, क्वेश्चन पर आपकी पकड़ को मजबूत करेगी। इससे किसी भी तरह की जानकारी पाने के लिए 7079212121 पर आप कॉल करेंगे, प्लेटफॉर्म ऑनलाइन टेस्ट ऐप डाउनलोड करेंगे, बिल्कुल। और ये टेस्ट ऑफलाइन भी चल रही हैं, और अब तो ऑफलाइन टेस्ट 10 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से बेसिक
बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग का टेस्ट जो है वह आपके बीच ला दिया गया है साथियों, जिससे आप 50-50 क्वेश्चन डेली दे सकते हैं। फुल टेस्ट 100 का देना है वो भी दे सकते हैं। ट्रेड का टेस्ट प्रतिदिन 11:45 से 12:45 के बीच बाजार समिति रेनबो बिल्डिंग में हो रही है। ठीक है, तो आप सब लोग जुड़िए और जीता और मेहनत करिए, सफलता निश्चित रूप से मिलनी है। कौन सा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर का प्रकार नहीं है? स्प्लिट फेज है, रिपल्सन स्टार्ट है, स्टैंडर्ड पुल है, स्लिप रिंग नहीं है। यह मेरा क्या है? 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रकार है। क्या है? 3 फेज इंडक्शन मोटर का प्रकार है। यह मेरी क्या होती हैं? सेल्फ स्टार्टिंग होती हैं। इसमें 3 फेज का एसी सप्लाई हमको देना पड़ता है साहब, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कह रहा है कंडक्टेंस किसके सदृश है? तो मेरा आप जानते हैं मेरी जो कंडक्टेंस होती है वो 1 by रेजिस्टेंस होती है। उसी तरह मेरा जो साहब आपका क्या है प्रतिष्ठभ, ये मेरी होती हैं रिलक्टेंस। ये क्या होती हैं? रिलक्टेंस। और मेरी पारगम्यता क्या होती है? परमियंस। ठीक है ना, तो मेरी परमियंस यह बिल्कुल आपकी क्या होती है? मेरे रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल होती हैं। अगर हम P बराबर सूचित करें तो यहाँ 1/R लिखेंगे, रिलक्टेंस का रेसिप्रोकल होती हैं। मतलब जैसे मेरी कंडक्टेंस धारा प्रवाह के लिए जिम्मेवार होती हैं, वैसे मेरी परमियंस चुंबकीय परिपथ में फ्लक्स के एसोसिएशन के लिए जिम्मेवार होती हैं। रेजिस्टेंस धारा रोकता है, ठीक उसी प्रकार मेरा रिलक्टेंस फ्लक्स को रोकता है। तो हम उत्तर किसको दे दें? पारगम्यता, है ना, मैग्नेटिक पारगम्यता, मैग्नेटिक कंडक्टिविटी, यू समझे तो परमिएंस। नाउ वी आर गोइंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन डियर फ्रेंड। अगला प्रश्न देख लीजिए। सीसा एसिड बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट स्तर बनाए रखने के लिए, हालांकि इसमें इलेक्ट्रोलाइट हम लोग H2SO4 का यूज करते हैं, जो कि आपका तनु H2SO4 होता है। इसके लिए हम लोग कौन सी पानी यूज करते हैं? जो आरओ में पी रहे हैं वही वाला पानी? नहीं साहब, हम लोग डिस्टिल्ड वाटर का क्या करते हैं? यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ऑयल का लेवल बैटरी में कम नहीं होना चाहिए। कह रहा भंवर धारा हानि डीसी मशीन के किस भाग में होती है? तो आप सभी लोग जानते हैं कोर में होने वाला लॉस है मेरा पीएच और पी। ये वाइंडिंग में नहीं होता है, ये बिल्कुल याद रखना। वाइंडिंग में क्या होती हैं? मेरी कॉपर लॉसेस। ठीक है, वाइंडिंग में हमारी क्या होती हैं साहब? वाइंडिंग में हमारी क्या होती हैं? कॉपर लॉसेस होती हैं। ठीक है, अब चलिए साहब आप ध्यान दीजिएगा, तो यहां से स्पष्ट हो गया कम्यूटेटर में, फील्ड में, आर्मेचर में, ब्रश में कहां होगा? जल्दी बताइएगा। व्हाट शुड बी राइट आंसर? हमारे आर्मेचर के कोर में। कहां पर? आर्मेचर के कोर में यह लॉसेस होती हैं। ठीक है, कम्यूटेटर में नहीं। फील्ड में तो मेरा I2R होता है साहब। ब्रश में ब्रश कॉन्टैक्ट लॉस होता है। कह रहा है बैक ईएमएफ ईबी बराबर क्या होता है? P∅NZ/60A होता है ना। अगर आपसे इंड्यूस ईएमएफ पूछे तो उसका भी P∅NZ क्या होता है? 60A होता है। ये दोनों बातों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो हम यहां से मिला लेते हैं। कहां पर है? ∅NZP/60। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? मेरा बी। यहां से आप देख रहे हैं मेरी ईबी समानुपाती किसके है? स्पीड के है। स्पीड बढ़ता है, मेरी बैक ईएमएफ के मान में वृद्धि होती है। कह रहा फील्ड कॉइल की वाइंडिंग हेतु किसका उपयोग करते हैं? तो फील्ड कॉइल की वाइंडिंग के लिए स्टेनलेस तांबा, स्टेनलेस स्टील, स्टील का तार, नंगा तांबा का तार। दिए गए ऑप्शन में कौन आपको ज्यादा सही बुझा रहा है? जल्दी बताइए। इनामेल तांबे का तार क्या करते हैं? लचीले और वार्निश, लचीले और वार्निश किए हुए तार का हम प्रयोग करते हैं। और ये तार आपका बड़े आराम से क्या होता है? लचीला रहता है, तभी तो टाइट वाइंडिंग कर सकते हैं। याद है ना, कभी भी वायरिंग झूलता हुआ नहीं होना चाहिए और कभी भी वाइंडिंग आपका लूज नहीं होना चाहिए। दोनों बातें हमारी अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, अपने चुंबकत्व को बनाए रखने की क्षमता, पदार्थ की क्षमता जो है, जिसके वजह से अपने अंदर मैग्नेटिज्म को मेंटेन करके रखती है, उस क्षमता को किस नाम से जानते हैं? उस क्षमता को साहब कोरेसिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धारणशीलता, कोरेसिविटी कही जाती है। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की कोरेसिविटी उच्च होती है। लंबे समय तक वह अपने अंदर चुंबकत्व को धारण करता है। जो पदार्थ लंबे समय तक चुंबकत्व को धारण करता है उसे हम लोग
उस पदार्थ की कोरेसिविटी उच्च मानी जाती है और उस पदार्थ का निश्चित रूप से रेसिडुअल फ्लक्स, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म काफी बढ़िया होता है। क्या होता है उसका रेसिडुअल मैग्नेटिज्म? काफी बढ़िया होता है, काफी ज्यादा होता है और ये परमानेंट मैग्नेट के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। ऑप्शन ए। साहब जी, दिए गए विद्युत भार के लिए 4 सेल का अधिकतम धारा मिल रही है। क्या हो रही है? 4 सेल का कॉम्बिनेशन किया है और हमको अधिकतम धारा चाहिए, तो चारों कैसे जुड़े होंगे? तो हम सभी ने देखा है कि जब हमको चाहिए अधिकतम धारा तो मैक्सिमम करंट के लिए हमारा कनेक्शन कैसा होना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। मैक्सिमम के लिए क्या होना चाहिए? मेरा करंट, मैक्सिमम करंट मिले इसके लिए सबको पैरेलल अरेंज करना पड़ेगा। तो हम आंख बंद करके बिना किसी चिंता के कौन सा उत्तर दे दें? सारे को समानांतर में जोड़ना पड़ेगा। अगर आप श्रेणी में जोड़ेंगे तो मेरी वोल्टेज बढ़ जाएगी और मेरी वोल्टेज 4 4 4 4 यानी 16 वोल्ट हो जाएगी। अब पैरेलल में करेंगे मेरी करंट के मान में क्या होगी? वृद्धि होगी। चलिए, 3 फेज के संतुलित एवं असंतुलित दोनों सतह के लिए विद्युत मापन करना है। तो यदि संतुलित असंतुलित दोनों के लिए करना है तो मैंने आपको बताया था ब्लोंडल के थ्योरम से, ब्लोंडल के थ्योरम से क्या होता है साथियों? ब्लोंडल के थ्योरम से मिनिमम 2 हमने क्या करना है? वाट मीटर का प्रयोग करना है। ठीक है, तो 2 वाट मीटर के प्रयोग से मेरा काम चल जाता है। सिंगल वाट मीटर का यूज करिएगा तो वह सिर्फ और सिर्फ बैलेंस लोड पर चलेगा। एक फेज का निकालिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो मेरा काम बन जाता है। दूसरा मेरा क्या है साथियों, गौर कीजिएगा, जो अत्यंत महत्वपूर्ण चीज है कि हम यहाँ पे 3 इसलिए नहीं लेते हैं, 3 लेने से मेरी कॉस्ट बढ़ जाती है, मेरी क्या होती है? महंगाई बढ़ जाती है, ज्यादा हमारे लिए महंगा हो जाता है आपका वाट मीटर का इस्तेमाल करना। तो इसीलिए हम लोगों ने ब्लोंडल साहब की बात को स्वीकार किया। बैलेंस अनबैलेंस दोनों पर हमने किसका यूज किया? 2 का यूज किया। ठीक है, चलिए साहब, कह रहे हैं कि दिए गए विकल्प में यूनिवर्सल मोटर की गति नियंत्रण की विधि नहीं है, यानी किस तरीके से हम लोग यूनिवर्सल मोटर का स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। देख लीजिए साहब, सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम है, रेजिस्टेंस मेथड है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, सेंट्रीफ्यूगल सिस्टम है। ये तो आपका अपकेंद्र है, यहां सेंट्रीफ्यूगल अपकेंद्र, यहां अभिकेंद्र, यहां सेंट्रीपीटल है, यहां क्या हो जाएगा? सेंट्रीपीटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेंट्रीपीटल। ठीक है ना? तो अब इस क्वेश्चन को जरा गंभीरता से देख लीजिएगा। इसमें तो एसी डीसी दोनों का यूज हो रहा है। ठीक है, अपकेंद्रीय, प्रतिरोध, अभिकेंद्रीय सबका यूज करते हैं। ये वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम जो है ये यूनिवर्सल मोटर में नहीं होता है। वोल्टेज कंट्रोल का टेक्निक यहां पर काम प्रॉपरली नहीं कर पाता है। बाकी तीनों का हम लोग क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। बाकी बातें तो आपको याद ही अब हो गई होगी। यूनिवर्सल मोटर है, मिक्सचर में, ग्राइंडर में, ड्रिल मशीन में, इन सब में इसका क्या होता है? यूज होता है। स्पीड कंट्रोल का मतलब है आवश्यकता अनुसार वोल्टेज के मान, आवश्यकता अनुसार स्पीड को बढ़ा देना, आवश्यकता अनुसार स्पीड को क्या कर देना? कम कर देना। ऐसा नहीं कि खाली कम ही करना। सर्किट को ऑसिलेटर से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। तो एक बात जान लीजिए, मेरी ऑसिलेटर जो है वह आपकी क्या है? ऑफ लोड स्विच है। यह क्या है साहब? ऑफ लोड स्विच है। जब लोड मेरा जुड़ा हुआ नहीं रहता है तब जाकर के हमारी क्या होती है? ऑसिलेटर का हम यूज करते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कंडक्टर पर। उसके पीछे का कारण जरा गौर कीजिएगा कि यह जो हमारी कंडक्टर है साथियों, इसमें गंभीरता पूर्वक समझिएगा, यह जो हमारी ऑसिलेटर है, आइसोलेटर की ऑसिलेटर, आइसोलेटर होना चाहिए साहब। यहां क्या होना चाहिए? आइसोलेटर। क्या होना चाहिए? आइसोलेटर। ठीक है ना? हमारी आइसोलेटर, जो आइसोलेटर आपकी क्या है? ऑफ लोड स्विच है। क्या है? ऑफ लोड स्विच है। और मेरे लाइन जब आप हाई वोल्टेज की सप्लाई कर रहे हैं कंडक्टर के ऊपर, तो उसके चारों ओर का जो मेरा एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, जो एयर है, वह क्या होता है? आसपास का क्षेत्र कैपेसिटिव इफेक्ट के कारण डिस्चार्ज हो जाता है, आवेशित हो जाती है। आपने तो मेन सप्लाई हटा दिया लेकिन फिर भी वह डिस्चार्ज नहीं हुई है, वहां पर चार्ज अवेलेबल है, चार्ज क्या है? वहां पर मौजूद है। ऐसी परिस्थिति में साथियों आप ध्यान रखिएगा, जब तक टेक्नीशियन उसको पूरी तरह से डिस्चार्ज नहीं कर लेता तब तक मरम्मत का काम वहां नहीं कर सकता, नहीं तो उसकी जान
चली जाएगी। तो इसके लिए हमें करना क्या है साहब, लाइन में कोई करंट नहीं होगा, तभी जाके हम आइसोलेटर को क्या करेंगे, डिस्कनेक्ट करेंगे। यदि कोई करंट है तो बिल्कुल भी हम आइसोलेटर को डिस्कनेक्ट करने का काम नहीं करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, बायस्ड एनपीएन ट्रांजिस्टर में कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाला मुख्य प्रवाह क्या होता है? तो मेरे कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाला जो मुख्य प्रवाह है, जरा देख लीजिए साहब, आपका N यहां P यहां N है, इस जगह पर मेरी जंक्शन है J1 और J2, इधर मेरा इमीटर है, इधर मेरा बेस है, इधर मेरा क्या है, कलेक्टर है। यहां से आप आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो इसमें जरा समझने वाली चीज क्या है साहब, वो ये है कि आपकी कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाली जो हमारी कलेक्टर जंक्शन को पार करने वाली जो हमारी मेन करंट है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, जल्दी बताइएगा। ड्रिफ्ट करंट के नाम से। जो पार कर जाती है किस नाम से जानते हैं, ड्रिफ्ट के नाम से जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, अर्धचालक पदार्थ में अशुद्धि जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? डॉपिंग कहा जाएगा। ठीक है, अगर हम पेंटावायलेंट इंप्यूरिटी जोड़ते हैं, जल्दी जवाब दीजिएगा, क्या जोड़ते हैं? पेंटावायलेंट इंप्यूरिटी जोड़ते हैं तो मेरा क्या हो जाएगा साहब, जल्दी बताना। एन टाइप का सेमीकंडक्टर मिलेगा, इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी कैरियर में होगा। अगर हम ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी जोड़ते हैं तो मेरा पी टाइप का क्या होगा, सेमीकंडक्टर मटेरियल मिलेगा। क्या मिलेगा? पी टाइप का मिलेगा। तो आंसर क्या है? डॉपिंग। ठीक है, कंडक्टिविटी बढ़ाते हैं इससे। ड्रम स्विच का प्रयोग, तो साहब जी ये ड्रम स्विच का प्रयोग हम लोग सजावटी प्रकाश व्यवस्था में करते हैं। पुराने समय का याद करिए, 2000 ईस्वी से पहले का शादी विवाह जो होता था उसमें वो बल्ब का सीरीज था और कई डिजाइन में बना रहता था, और आपका ड्रम स्विच से वह क्या होता था, जुड़ा रहता था। ड्रम स्विच में बहुत स्लो स्पीड की हम मोटर लगाते थे और उस पर पत्थर पत्थर के जैसा कनेक्टर लगा होता था, धीरे धीरे घूमता है, जहां जहां पे संपर्क बनता था छूटता था, बनता था छूटता था, उस हिसाब से पूरे सीक्वेंस में बेहतर तरीके से हमारी लाइट क्या होती थी, सर्कुलेट होती थी और आपको वहां से बड़ा सुंदर नजारा प्रतीत होता था साथियों। तो यहां से स्पष्ट है ड्रम स्विच का प्रयोग सजावटी प्रकाश व्यवस्था में करते हैं। और याद रखना, सजावटी प्रकाश व्यवस्था में बल्बों को आप कैसे जोड़ते हैं, तो बल्बों को आप श्रेणी में जोड़ने का काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वजह से सिंक्रोनस की ब्राइट लैंप विधि को डार्क लैंप विधि पर वरीयता दी जा रही है? तो साहब मेरा जो ब्राइट लैंप विधि है वह ज्यादा बेहतर है किससे? डार्क से, क्योंकि डार्क में हो सकता है करेक्शन ना होने के कारण भी वहां प्रॉब्लम आई हो। तो मेरी विश्वसनीयता इसकी अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है इसकी, निश्चित रूप से हम जान रहे हैं। यहां पर सटीक और सही तुल्यांकन यह करता है। क्या करता है? सटीक तुल्यांकन करने का काम करता है, फास्ट तुल्यांकन करता है। जब हमारा इंडिकेशन मिल जाए इसके माध्यम से कि हाँ फेज वगैरह सब सही है, फ्रीक्वेंसी सब ठीक है, तब जाके हम पैरेलल ऑपरेशन करने का काम या इसको कनेक्शन करने का काम कहते हैं। आप जान लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से मेरे अल्टरनेटर का बसबार से कनेक्शन, मेरे अल्टरनेटर का अल्टरनेटर से कनेक्शन, ये जो कराने की प्रक्रिया है इसी को सिंक्रोनाइजेशन कहते हैं डियर फ्रेंड। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वोल्टेज स्रोत से कई लैंप कैसे जुड़े हैं? पैरेलल में जुड़े हैं। यदि लैंप जल जाए, एक लैंप जल जाए तो अन्य पर क्या होगा? एक देख लीजिए यहां पर, ये मेरा लैंप है, फिर ये मेरा लैंप है, फिर ये मेरा क्या है, लैंप है, ये जल गया, इसको कोई फर्क नहीं, इसको कोई फर्क नहीं, क्योंकि यहां से लाइन आपकी क्या है, उसको प्रॉपर मिल रही है। तो वोल्टेज स्रोत में कई लैंपों को जब हम पैरेलल में लगाते हैं तो याद रखिएगा, उसमें से एक अगर जल भी जाता है किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी को कोई समस्या होने नहीं जा रही है। चलिए दोस्तों, चिंता क्यों कर रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं साहब आप? मैं आपकी सेवा के लिए यहां उपस्थित हूं और आपकी चिंताओं को दूर करना ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है। और आपके लिए लगातार ट्रांसफर का महामैराथन मैंने कराया, जिसमें हमने ट्रांसफर के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और पूरी चीजों को कवर कर दिया, इसी चैनल पर उपलब्ध है। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि आपको जितनी सेवा हो सके उतनी हम करें और आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाएं। साथियों, किसी स्टेपर मोटर में स्टेप एंगल 45 है, रिजोल्यूशन मेरा क्या होता है? ध्यान रखिएगा, रिजोल्यूशन जो है आपका स्टेप एंगल अल्फा
अल्फा कितना है, मेरा 45 डिग्री है। ठीक है, अब यहां रिजोल्यूशन की बात हम करें तो क्या हो जाएगा, मेरा आरएसएस होता है 360 डिग्री बाय अल्फा, तो यहां 360 बटे कर दीजिए आप 45। अब जरा बताइएगा साहब, 360 बटे जब आप 45 कर देते हैं तो मेरा मान अब यहां क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड डियर फ्रेंड, जल्दी बताइएगा। 8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ओनली 8 रिजोल्यूशन है हमारी, क्या है रिजोल्यूशन, 8 प्रति स्टेप प्रति चक्कर है, 8 स्टेप एक चक्कर में लगा रहा है। दोस्तों आपकी सफलता के लिए रामबाण किताबें रुक्मिणी प्रकाशन से जो है वो बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग है, जहां पर प्रश्नों का सॉल्यूशन भी है और पूरी मटेरियल कंपैक्ट और क्लियर्ड है। फिर आपकी साहब ट्रेड थ्योरी के लिए इलेक्ट्रिकल ग्रुप की ये बुक आप ले सकते हैं, ऑटोमोबाइल डीजल मोटर मैकेनिक ट्रैक्टर मैकेनिक के लिए ये बुक है हमारी, मैकेनिकल ग्रुप के लिए फीटर टर्नर मशीनिस्ट वेल्डर के लिए मैकेनिकल ग्रुप की हमारी बुक है। बुक संबंधित आपका फ्लिपकार्ट अमेजन सब जगह मिल जाएगा, या इससे संबंधित अगर आप जानकारी चाहते हैं तो 7079212121 पर आप कॉल कर सकते हैं। आगे बढ़िए साहब, कह रहा कि सॉर्टेड कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम जवाब दीजिए साथियों। जैसे ही मेरा कैपेसिटर सॉर्टेड हो जाएगा तो हम सब जानते हैं आईएससी तो भले मैक्सिमम होती है, रेसिस्टेंस भले मेरा 0 होता है, लेकिन मेरी वोल्टेज क्या हो जाएगी, आई इंटू आर बराबर आई मैक्सिमम इंटू 0, दैट बिकम्स आपका 0। तो यानी निम्न हो जाता है, घट जाता है, क्या होता है, निम्न हो जाता है। होना तो क्या चाहिए साहब, ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या स्वीकार करेंगे, यहां निम्न बोलना ठीक नहीं है, यहां 0 बोलना ज्यादा सही है। निम्न इज नॉट द एप्रोप्रिएट यहां पर आंसर। ऑलरेडी हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। जब आंखों के सामने 0 आ रहा है तो निम्न लेके चलना कहीं न कहीं बेमानी लगता है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 0। समझ गए साथियों, तो इसलिए घबराइएगा नहीं। चलिए, कह रहे हैं 3, 9 और 18 का 3 कैपेसिटर है, पैरेलल में जुड़ा है। तो देख लीजिए साहब, कैपेसिटर जब पैरेलल में जुड़ती हैं तो फिर टेंशन किस बात का होता है, यहाँ तो 3 है, यहाँ तो 9 है, यहाँ 18 है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा आपका 27। ठीक है, अब +3 बराबर 30 माइक्रोफेराड, तो मेरा क्या हो गया, पैरेलल में हो गया। कैसे हो गया, पैरेलल में हो गया। सीरीज में कीजिए तो क्या हो जाता है, सीरीज में कीजिए आपका 3 × 9 × 18, अब बटे क्या हो जाएगा 3 × 9 प्लस आपका 9 × 18 प्लस आपका क्या हो जाएगा साहब, ध्यान रखिएगा 3 × 18, ये मेरा निकाल के दे देगा सीरीज में सी इक्विवेलेंट। अब चलिए जरा हम लोग मैग्नीट्यूड निकालते हैं, क्या हो जाएगा आपका, नीचे फटाफट हम लोग कर लेते हैं। आपका हो गया 27, यहाँ रख लीजिए साहब आपका 3 × 9 × 18, दैट बिकम्स 486, क्या हो गया 486। अब बटा आपका 27, अब प्लस आपका क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 162 है ना, अब प्लस आपका क्या हो गया 54। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, आपका हो गया 27 प्लस हमारा है 162 प्लस है 54, तो 243, 486 बटे 243। देखिए तो दोनों कट के कितना हो गया, मात्र 2 माइक्रोफेराड हमको मिला। बहुत कम मान हो गया, क्या हो गया 2 माइक्रोफेराड। अब आपसे कह रहा है साहब, क्या कह रहा है, तो मेरा आर 2 समूहों का, तो आर मेरा कह रहा सीपी बटे पैरेलल बटे सीपी बटे कह रहा है सी एस, यानी पैरेलल बटे सीरीज, तो 30/2 बराबर 15/1, यानी 15:1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अगर हमारा पैरेलल बटे सीरीज कह रहा है तो 15 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। किस उत्तर को लेके आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, पहले दिया है पैरेलल, अच्छा ओ ठीक 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 ठीक, पहले दिया है श्रृंखला फिर दिया है समांतर। ओ जब ऐसा किया है तो मामला चेंज हो जाएगा, मामला मेरा चेंज हो जाएगा। पहले सी एस बाद में सी पी, तो पहले 2 बाद में 30, तो क्या हो गया 1/15
बराबर 1:15। बस यही छोटा चीज ध्यान देना है कि पहले जो दिया है वो, क्योंकि अगर बाद वाला ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। पहले सीरीज बोल दिया है तो इसीलिए हमारा एक पहले आ गया, अब बाद में बोला पैरेलल तो 15 मेरा बाद में आ गया। चलिए, नो लोड की स्थिति में अल्टरनेटर द्वारा जो ईएमएफ होता है वह किसके बराबर होता है? तो नो लोड की स्थिति में जो मेरा अल्टरनेटर का ईएमएफ होता है वह बिल्कुल हमारे टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है। जितना सप्लाई वोल्टेज है उतनी, जितना इंड्यूस है उतनी ही मेरी क्या है, टर्मिनल वोल्टेज है। तो हम यहाँ क्या जवाब दे दें? व्हाट शुड बी द राइट आंसर? बिल्कुल टर्मिनल वोल्टेज के बराबर होता है, कहीं कोई ड्रॉप वगैरह कुछ भी नहीं होती है। 100 ओम 100 ओम के प्रतिरोध श्रेणी में है, तो मेरे पास दो प्रतिरोध है, एक यह भी 100 का है, यह भी 100 का है। तो ये कैसे हैं साहब? पैरेलल में। तो हम लोग जानते हैं ना, आर इक्विवेलेंट का मान क्या होता है? मेरा रेजिस्टेंस यदि सेम हो और सीरीज पैरेलल में हो, कैसे हो साहब? पैरेलल में हो। तो जब मेरा पैरेलल में हो तो ऐसी स्थिति हमारी बनेगी, यहाँ 100 और यहाँ 100, तो आपका क्या होता है? R/N हो जाता है। तो 100 बटे कितना? 2। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताइए? 100 बटे आपका 2 हो जाएगा। तो जब दोनों पैरेलल में है तो मेरा 50 ओम हो जाएगा। मेरा मान तो ये हो रहा है साथियों, ठीक है। इसका मतलब है कि डाटा में कहीं न कहीं क्या है? फ्लक्चुएशन है। अच्छा, 100 ओम का 100 प्रतिरोध है, वाह वाह वाह। 100 ओम का 100 प्रतिरोध है, वाह। मामला तो यहाँ कुछ और है। यहाँ तो हमने n को सोचा था 2, यहाँ कह रहा है ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसा कितना है? 100 प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। क्या कह रहा है? 100 प्रतिरोध ऐसा ऐसा मेरा जुड़ा हुआ है। जब 100 ऐसा ऐसा प्रतिरोध जुड़ा हुआ है तब तो 100 बटा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। 100 बटा क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। कितना आ जाएगा? 1 ओम आ जाएगा। तो उत्तर हम लोग एक ही ना देंगे। मुझे लगा जो 100 का दो प्रतिरोध 100 का बोल रहा है पैरेलल में, तो हम 100 बटा 2 कर दिए। लेकिन यहां बोल रहा है 100 ओम के 100 प्रतिरोध समांतर में, तो 100 का कितना है? 100 है। संख्या कितनी है? 100 है। तो ये ध्यान देने की जरूरत थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 5 किलो ओम 0.5 ओम के प्रतिरोध की वोल्टेज रेटिंग ज्ञात करिए। तो 5 किलो ओम और 0.5 ओम प्रतिरोध का वोल्टेज रेटिंग। तो चलिए साहब जी, यहाँ कुछ हमको लग रहा है मिसिंग है, यहाँ वाट वगैरह कुछ ना कुछ होना चाहिए। जरा मैं क्रॉस चेक कर लेता हूं। मेरा देख लीजिए साहब, यहाँ वोल्टेज ही हमको निकालना है। मेरी पावर 0.5 दी गई है। पावर क्या दे दी गई है? 0.5 वाट दे दी गई है। और मेरा रजिस्टर कितना है? 5 किलो ओम है। ये मेरा मामला है। क्या है? 0.5 वाट। अब आपसे पूछा जा रहा है साहब, प्रतिरोध की वोल्टा रेटिंग। आप जानते हैं P बराबर V² R होता है। आप यहां से यह भी जानते हैं V² बराबर P/R होता है। V बराबर √P/R होता है। तो अंडर रूट आप कर दीजिए 0.5। अब बटा मेरा क्या हो जाएगा साहब? ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा मेरा? जल्दी बताइए। ओ हो, ओ हो, देख लीजिए विद्यार्थी जी, मैंने अभी ध्यान नहीं दिया। मेरा P इंटू R बराबर क्या हो रहा है? V²। ये ना हो रहा है जी। तब अब यहां से V बराबर क्या कीजिएगा? √P इंटू R कीजिएगा। अब अंडर रूट मेरा P कितना है? 0.5 है। गुना आपका R कितना है? 5000 है। 5 किलो ओम क्या हो गया? 5000 ओम। अब जरा देख लीजिए अंदर कितना हो गया? 0.5 इंटू 5000, व्हाट विल बी द वैल्यू? 2500 हुआ। कितना हुआ? 2500 हुआ। बराबर कितना वोल्टेज आ गया? 50 वोल्ट आ गया। उत्तर क्या दे देंगे? डी दे देंगे। उत्तर क्या दे देंगे? डी दे देंगे। चलिए, सिंक्रोनस मोटर की गति हमेशा याद रखना
ns बराबर 120 f/p होती है, यानी इसकी गति क्या होती है साहब, कांस्टेंट होती है, इसके गति में कोई बदलाव नहीं होता है। भले आप लोड को बढ़ाइए लोड को घटाइए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो क्या जवाब देंगे, बदलते लोड पर हमेशा क्या रहती है, अस्थिर रहती है, लोड के वेरिएशन से कोई असर नहीं पड़ता। इसका प्रयोग हम पावर फैक्टर को इंप्रूव करने के लिए, वोल्टेज रेगुलेशन को इंप्रूव करने के लिए करते हैं। और साथियों याद रखना, लो स्पीड पर इसकी दक्षता क्या होती है, उच्च होती है। तो कम स्पीड पर यह चलने वाला मशीन है। इसमें कैसा रोटर जनरली यूज करते हैं, सालियन पोल टाइप का। कैसा रोटर, सालियन पोल टाइप का रोटर जनरली हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है यूनिवर्सल मोटर में ब्रश की चौड़ाई और कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई। तो बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए, क्या होता है, ब्रश की चौड़ाई कम्यूटेटर सेगमेंट की चौड़ाई 2:1 होती है। ठीक है, हमारी ब्रश ज्यादा से ज्यादा कवर करना चाहती है ताकि हम मैक्सिमम करंट को क्या कर सकें, कलेक्ट कर सकें। यूनिवर्सल आंसर है साहब 2:1, इसे याद कर लीजिएगा, माइंड में रख लीजिएगा। चलिए, ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें हानि होता ही नहीं है, हानि नहीं होता है तो इसका मतलब रेजिस्टेंस जीरो है ना, इसका मतलब लाइन का रिएक्टेंस आपका क्या है, जीरो है। ऐसा तभी संभव है जब मेरा क्या हो जाए, टोटल लॉसेस आपका जीरो कह रहा है, तो मेरी इफिशिएंसी क्या हो जाएगी, 100% हो जाएगी। तो हम लोग यहाँ किसको लेकर आगे बढ़े, ऑप्शन नंबर बी, आदर्श ट्रांसफार्मर। क्या हो गया साहब, ऑप्शन नंबर बी, आदर्श ट्रांसफार्मर में ही ऐसा होता है। तो साथियों हम लोग आपसे अब विदा लेने का वक्त आ गया, फिर आपकी सेवा में कल उपस्थित होंगे। और ध्यान रखिएगा, आज ही 2 बजे से महा मैराथन की क्लासेस जो हैं वो संचालित होने वाली हैं। प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, बाजार समिति, हमारा रेनबो बिल्डिंग सेंटर, दोपहर के 2 बजे से, ठीक है, क्या हो रही हैं, दोपहर के 2 बजे से संचालित होने वाली हैं, जिसमें टॉपिक होगा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और एसी थ्योरी। इस दोनों टॉपिक्स को हम आज कवर करने वाले हैं और फिर कल हम लोग मैग्नेटिज्म, सेल बैटरी के टॉपिक्स की तरफ जाने का प्रयास करेंगे। तो 2 दिन में 4 बड़े चैप्टर्स का महामैराथन। आप सब लोग जुड़िए, जीतौर मेहनत करिए, निश्चित सफलता मिलेगी। मैं आपके साथ खड़ा हूं, मेरे साथ आप मेहनत करिए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद साथियों।